बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा टल गया। कराची और ठट्टा के साहरी इलाके तूफान से बच गए। बिपरजॉय भारतीय गुजरात से टकरा गया। साहरी इलाकों में तूफानी हवाएं और शदीद बारिश। तूफान कमजोर होकर शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है, ऐसा बताना है महकमा मौसमियात का। तूफान के असरात के पेश नजर कराची, थरपारकर, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में बारिशें मुतवक्के हैं। जबकि बुलंद होती समंदरी लहरों के बायस केटी बंदर और मकरान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का भी खदशा है। तो समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा टल गया है। कराची और ठट्टा के साहरी इलाके तूफान से बच गए हैं। बिपरजॉय भारतीय गुजरात से टकरा गया। साहरी इलाकों में तूफानी हवाएं और शदीद बारिश। तूफान कमज़ोर होकर शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है, महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है। जबकि तूफान के असरात के पेश नज़र कराची, थरपारकर, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के है। इसी के साथ बुलंद होती समंदरी लहरों के बायस केटी बंदर और मकरान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का भी खदशा है। तो समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा टल गया है। कराची और ठट्टा के साहरी इलाके तूफान से बच गए हैं। बिपरजॉय भारतीय गुजरात से टकरा गया। साहली इलाकों में तूफानी हवाएं और शदीद बारिश। तूफान कमजोर होकर शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। इसी के साथ साथ तूफान के असरात के पेश नज़र कराची, थरपारकर, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में बारिश भी मुतवक्के है। बुलंद होती समंदरी लहरों के बायस केटी बंदर और मकरान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। कराची से समंदरी तूफान का खतरा टल गया है। सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सी व्यू से हमारे साथ मौजूद है सना फातिमा, जबकि गुज्जर नाले से हमें ज्वाइन करेंगे अली मेहंदी। सबसे पहले सना, आपसे जानना चाहेंगे, कराची के लिए तो खतरा टल गया है, मजीद सूरत हाल बताइएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कराची से, ठट्टा से और सिंध की जो साहिली पट्टी है एग्जैक्टली उससे जो है डायरेक्ट जो कोलिजन था, जो डायरेक्ट लैंडफॉल होना था बिपरजॉय का, उसका ख़तरा टल चुका है। पिछले 2 से 3 रोज़ के दौरान इंतज़ामिया भी अलर्ट पे थी। इसके अलावा क्लाइमेट मिनिस्ट्री की जानिब से भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी। PMD भी अलर्ट पे था और मुख्तलिफ शहरी इंतज़ामिया के इदारे भी अलर्ट पे थे। और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर ये बहुत ज़्यादा करीब से भी गुजरता है कराची के साहिल से, तो इसके बहुत ज़्यादा रात आएंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी, शदीद बारिशें होंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कल शाम को ही ये जो है अपना लैंडफॉल कर चुका है बिपरजॉय और भारतीय गुजरात के इलाकों से ये टकराया है। वहाँ पे शदीद सूरत हाल देखने में आई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं 2 दरिया के मकाम पर खड़ी हुई हूँ। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे समंदर में तुग़यानी तो ज़रूर है, लेकिन तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लहरें बाउंड्री वॉल को भी क्रॉस कर रही हैं। ये तकरीबन 10 से 12 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल है, तो लहरें बाउंड्री वॉल को भी क्रॉस कर रही हैं। मेरे जूते भी इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। तो बेसिकली तुग़यानी तो है, लेकिन जो लैंडफॉल का ख़तरा था वो टल चुका है। अगर ओवरऑल में शहर की सूरत हाल की बात करूँ, मौसम की बात करूँ, तो इस वक्त भी अच्छा खासा पारा है, गर्मी है शहर में। कल शाम को हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में हुई थी। महकमा मौसमियात ने आज के बारे में पेशन गोई की थी कि शदीद बारिशें शहर में होंगी, लेकिन अब तक यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आसमान की मैं बात करूँ तो काफ़ी हद तक क्लियर स्काई है, तो बादल नहीं है, आंधी नहीं है और बारिश नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि महकमा मौसमियात ने ये अलर्ट जारी किया है कि अब तक भी जो है शहरी इंतज़ामिया अलर्ट रहे, क्योंकि शाम के वक्त कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। साइक्लोन के बारे में उनका ये कहना है कि क्योंकि ये लैंडफॉल कर चुका है, इसकी शिद्दत टूट चुकी है, तो ये आज शाम तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। साहिल के सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अब तक दफ़ा 144 का निफाज यहाँ पर है और इस वक्त यहाँ ये बिल्कुल क्लियर है साहिल। सुबह का वक्त भी है, साथ में पुलिस और इंतज़ामिया भी अलर्ट करे हुए हैं, तो बिल्कुल क्लियर है ये साहिल। और कोई भी फैमिली, कोई भी शहरी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। महकमा मौसमियात ने 17 जून तक माही गिरों को भी समंदर में जाने से मना किया है, क्योंकि तुग़यानी के बाइस कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। तो ये 17 जून तक जो है हम इसके असरात की वजह से देखेंगे कि इंतज़ामिया और इदारे अलर्ट पे रहेंगे और 17 के बाद जो है सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। जी, तो खतरा जो है वो बज़ाहिर टलता नजर आ रहा है, लेकिन अलर्ट रहने की शहरियों को ज़रूरत है और लैंडफॉल का खतरा भी टल गया है। बहुत शुक्रिया सना फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। अली मेहंदी के पास जाएंगे। अली, आपके पास आएंगे। कराची शहर के अंदर क्या सूरत हाल है, नालों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी बताइएगा।
जी बिल्कुल, समंदरी तूफान का खतरा तो टल गया है, लेकिन कराची में बरसात की सूरत में शहरियों को मुश्किलात पेश आने का खदशा अब भी मौजूद है। समंदरी तूफान के खतरात कम होने के बाद, टलने के बाद हम देख रहे हैं कि इंतज़ामी इदारे जो है मज़ीद लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। जहाँ बरसात से कबल मौसर पेशी के इंतजाम नहीं किए जा सके, वहीं बरसात एन सर पर पहुँचने के बाद भी जो है वो जो इंतज़ामी इकदाम हैं वो सुसरफी और ताख़िर का शिकार नज़र आते हैं, इल्तवा का शिकार नज़र आते हैं। कराची में तकरीबन 38 बड़े नाले हैं, जिसमें से 3 बड़े नाले गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और रंगी नाले को आलमी बैंक के ताउन से जो है बेहतर बनाने का काम जो गुज़िश्ता 2 साल से किया जा रहा है, जिसके से शहर में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में पानी की निकासी के अमल में कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन उससे लिंक करने वाले जो शहर के 7 अजला में 500 से ज़ायद छोटे नाले हैं, उनमें से अक्सर जो नाले हैं मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो कचरे के ढेर से भरे नज़र आते हैं। जहाँ बजा चौकिंग पॉइंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से बरसात में जो है निकासी आपके मसाइल मुख्तलिफ इलाकों में पेश होने का खदशा है। मसरूफ़ शाहराएँ और जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आप आ सकते हैं, और जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं वहाँ से गुजरने वाले शहरियों को जो है वो हादसात पेश आने का भी खदशा है। मुश्किलात उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा है कि जो तरक्याती काम शुरू किए गए थे वो भी हस्ब रवायत जो है वो सुसरफी और ताख़ीर का शिकार नज़र आते हैं। हत्ता कि अगर हम बात करें तो वाटर पम्प से और पीपल्स चौरंगी तक जो रास्ता आ रहा है, इस पर एक नाला है जिसको गुज़िश्ता साल जो है वो बेहतर बनाने का काम शुरू किया गया था और सड़क की तामीर के साथ उसको भी रखा गया था, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि उसकी तामीर का काम जो इल्तवा का शिकार हो, पूरी सड़क तबाहाली का शिकार हो, उसी तबाहाल सड़क से लोग गुजर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपके मसाइल जो हैं वो आम नज़र आते हैं। जो गटर जो है, मेन होल्स जो हैं वो खुले पड़े हुए, उनके ढकने तक मौजूद नहीं है, और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि बरसात में निकासी आपके मसाइल के बाद जो है हादसात का सबब बन सकते हैं। लेकिन इंतज़ामी इदारों की जानिब से जो है अब भी लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी शाहराहों पे हुकूमती अहकाम के बावजूद अब भी हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बिल बोर्ड्स मौजूद हैं, हैवी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि तेज़ हवाओं बरसात की सूरत में हादसात का भी सबब बन सकते हैं। ताहम इंतज़ामी इदारे जिस लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं उस पर शहरी सख्त तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। वाला हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि बरसात में कम से कम मुश्किलात का शहरी सामना मौसर करना इक़दाम करने का मुतालबा कर रहे हैं। गुजर नाले से हमें ज्वाइन किया अली मेहदी ने, जबकि सीवीओ से हमारे साथ मौजूद थी सना फातिमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ठट्टा में केटी बंदर और दीगर साहरी इलाकों में वक्फे से बरसात और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफान का खतरा टलने के बाद लोगों में खौफ कम हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मिर्जा हसन बेग से। जी हसन, बताइएगा। जिस टाइम ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर और दिगर जो आसपास के इलाकों हैं उसमें वक्फे से बरसात और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। समंदर की जो कैफियत जो गुज़िश्ता 3 दिन से थी वो लहरें काफ़ी हद तक थम गई हैं और जो है आसमान से बादल भी छटना शुरू हो गए हैं, जिससे लगता है कि तूफ़ान के आसार ख़त्म हो चुके हैं। लोग जो थे इमदादी कैंपों के अंदर उन्होंने भी काफ़ी इत्मीनान का सांस लिया। तकरीबन मैं आपको बताता चलूँ कि 30,000 से ज़्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कैंपों में पहुँचाया था, जहाँ हुकूमत की तरफ से खुराक और इलाज की सहूलियात मुहैया हैं। तो इस टाइम मजमूई तौर पर सूरत हाल है कि जो खौफ व आलम और लोगों के अंदर था, इंतज़ामिया परेशान थी कि तूफ़ान आके टकराए तो क्या नुकसान होंगे, वो ख़त्म हो गया। जी बदीन में रात भर से वक्फे से कभी हल्की तो कभी तेज बारिशों का सिलसिला जारी। मुतासरीन ताहाल रिलीफ कैंप से मौजूद हैं, जबकि बरसात के बाद जिला बदीन की धान के लिए तैयार लाखों एकड़ जमीन मुतासिर हुई है। मजीद अहवाल बताएंगे बदीन से सरदार खान भट्टी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन में। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो वाइपर जो है समुद्री तूफान था वो पाकिस्तान और भारत के साहिल से टकराने के बाद उसका एक फेज जो है वो खत्म हो चुका है, तो वो दूसरे फेज में दाखिल है। लेकिन यहाँ के साहिली इलाकों की बात की जाए, भुगरा मेमन की, बेडमी की, सिरानी की, 0 पॉइंट की, अहमद राजो की, तो साहिली पट्टी समेत अब जो है शहरों में भी खौफ व हिरास की लहर छाई हुई है। लोगों ने कारोबार बंद कर दिए हैं,
तेज हवा, झक्खड़ और बरसात का सिलसिला रात देर से अब तक जारी है। इस वक्त बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट पे जो समुद्री लहरें हैं वो खामोश होना शुरू चुकी है और पीछे हटना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां के मकामी और पुराने माहीगीरों का कहना है कि समुद्री तूफान जो है वो पीछे हटता हुआ दिखाई देता है। ये भी एक नई खुशी की नवीद है कि उन्होंने कहा है कि समुद्री तूफान इंशाल्लाह बदीन के जो साहिल हैं उनकी तरफ अगर हिट भी करेगा तो बरसात और तेज हवाएं ही महसूस की जाएंगी। जी। बहर अरब में मौजूद समुद्री तूफान भारतीय गुजरात से टकरा गया। एनडीएमए के मुताबिक समुद्री तूफान झकाऊ बंदरगाह और आसपास के इलाकों से टकराया है। समुद्री तूफान के शुमाल मशरक की जानिब बढ़ने का इम्कान है, जबकि समुद्री तूफान की आज शाम मजीद कमजोर होने का भी इम्कान है। एनडीएमए की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। बहर अरब में मौजूद समुद्री तूफान भारतीय गुजरात से टकरा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फौजिया अली से। फौजिया, बताइएगा मजीद क्या बताना है एनडीएमए हुकाम का? आई है और ये शुमाल मशरक बहर अरब में मौजूद भारतीय गुजरात से टकराया है और ये भी बताया जा रहा है कि बिपरजॉय जो है वो आज दोपहर तक मजीद इसकी शिद्दत में कमी होने का इम्कान है। और जो मेट ऑफिस ने जो बिल्कुल ताज़ा तरीन जो है वो अपडेट दी, अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक केटी बंदर से इस वक्त ये बिपरजॉय जो है वो 200 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि कराची से 270 किलोमीटर मशरक की जानिब और ठट्टा से 180 किलोमीटर जनूब मशरक के सिर्फ पर जो है वो इस वक्त है। और तूफान के मरकज से इस वक्त 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब वो हवाएं चल रही हैं और सिस्टम के गिर्द जो है वो 10 से 12 फुट बुलंद लहरें जो है वो उठ रही हैं। इसके जो असरात बताए जा रहे थे वैसे ही हैं कि ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट के अजला में जो है वो 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि अगर बात की जाए कराची, उमरकोट, टंडा, अलायार और हैदराबाद में तो यहाँ पर भी बारिशें, आंधी और 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलने का इम्कान है। इस वक्त भी एनडीएमए की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है और अवाम को वहाँ से तो मुंतकिल कर दिया गया है, मुख्तलिफ हिफाजती कैंप्स में जो है वो मुंतकिल किया गया है, लेकिन ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि समंदर की जानिब जो है कोई भी वहाँ पर उस तरफ जानिब ना जाए। जी। अच्छा फौजिया, ये भी बताइएगा कि ज़िम्मे में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, आवाम से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, हमने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 रोज से जो है वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं और एनडीएमए, पीडीएमएस और जो इंतज़ामिया है और जितने भी इदारे हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस है, नेवी है, तमाम जो है वो मुतहरिक नज़र आते हैं। और सबसे पहले जो यही किया गया, नकल मकानी की गई। कल तक जो फिगर्स हमें बताई गई थी कि तकरीबन 80,000 के करीब जो अफराद हैं उनको जो है महफूज मकामात पर सबसे पहले जो है वो मुंतकिल किया गया। नकल मकानी जो है वो फर्स्ट फेज था और उसके बाद उनको मुख्तलिफ कैंप्स में जो है वो तकरीबन 159 कैंप्स बताए जा रहे थे, जिसमें से कुछ ऑपरेटिंग है और कुछ अभी स्टैंड बाय पर थे, कि वहाँ पर मुंतकिल किया गया। वहाँ पर उनको खुराक और तबी इमदाद और इसके अलावा साफ पानी की फरहमी जो है वो सबसे पहले जो है वो अवलीन थी। इसके अलावा बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। बहर अरब में मौजूद समुद्री तूफान भारतीय गुजरात से टकरा गया है, एनडीएमए हुकाम का ये बताना है, जबकि कराची के लिए खतरा टल गया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे जानना ही चाहेंगे कि आपके पास ताज़ा तरीन इतलात क्या आ रही हैं। कराची के लिए तो खतरा टल गया है, तूफान कमजोर हो गया है, क्या दीगर शहरों पर उसी तरह से तूफान असरअंदाज हो सकता है अभी भी? मौसम पाकिस्तान मेट ऑर्गेनाइजेशन डील करता है, ठीक है, मैं उनके साथ भी डील कर रही हूँ, मगर ये माहौलियाती तब्दीली की वजारतें हैं और माहौल और मौसम में फर्क होता है। मौसम एक सिम्टम होता है माहौल का। आई एम सॉरी, मगर मुझे शऊर फैलाना पड़ रहा है, क्योंकि जब डिजास्टर होता है तो फिर सारा मीडिया फोन करके पूछता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सारे साल जब माहौलियाती पॉलिसी बनती है तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता सिवाय थोड़े से मॉर्निंग शोज के लिए। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि ये माहौलियात के लॉन्ग टर्म असरात हैं और इनमें शिद्दत बढ़ेगी, इनमें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और इस वक्त जो टल गया है ये बहुत बड़ा साइक्लोन बिपरजॉय, ये पाकिस्तान के लिए तो टल गया और कराची के लिए तो 2 दिन पहले ही बचत हो गई थी जब वो ईस्ट टर्न कर चुका था मशरिक की तरफ। और रात को इसने गुजरात में, इंडियन गुजरात में लैंडफॉल किया है बहुत ही शिद्दत से और
तेजी से। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के देही इलाकों में ये नहीं डायरेक्टली टकराया। जो कल तक सुबह तो ये हो रहा था कि केटी बंदर में हिट कर रहा है, नजर आ रहा था, लेकिन इसने सीधे हाथ का रुख इख्तियार किया और अब इसकी शिद्दत कम होती जाएगी और इंशाल्लाह ये वहाँ राजस्थान तक बिल्कुल दम तोड़ते जाएगा। इशू ये है कि जी इस वक्त साहिल जितने भी इलाके हैं, साहिली इलाके जो वल्नरेबल एरियाज करार दिए गए थे, वहाँ इवैक्यूएशन शुक्र इलाका हो गई थी, सब प्रेपरेशन कंप्लीट थी और इस इवैक्यूएशन के वजह से बहुत जानों का ज़िया बचा है। मतलब इन्होंने काफ़ी घर अभी भी खासतौर से कच्ची मकानियत ज़ेर-ए-आब हो गई है, समंदर आगे आ चुका है, ये तो होना था और कुछ बारिशों के जद में भी आ गए हैं। तो जो इवैक्यूएज हैं उनके लिए आज फिर प्लानिंग मीटिंग होगी कि कब वापस, सफारकों से भी मदद हम लेंगे मैपिंग की के और सिंध PDMA हमें बताएगी कि उनकी क्या तैयारी है, सिंध गवर्नमेंट हमें बताएगी कि वापस जाने का क्या मंसूबा है। सर्टेनली आधे इलाकों में अभी लोग वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके मकान ज़ेर-ए-आब हैं जी। अच्छा शरीरमान साहिबा, जिस तरह पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है मौसम की तब्दीली की वजह से, जिसके हवाले से आप हर फोरम पर आवाज़ भी उठाती रही हैं, तो बिपरजॉय या ऐसी बहुत सी आफात हैं, उनसे बचने के लिए क्या वसाइल दरकार होंगे? माहौलियाती तब्दीली, आप फिर कहेंगी माहौलियाती तब्दीली प्लीज, नॉट मौसमियाती तब्दीली। मौसम सिम्टम होता है माहौल का। अब यहाँ पे जो काम करने के हैं हम इसकी शिद्दत नहीं बदल सकते। साफ बात मैं करूँगी, पाकिस्तान में इखराज होता नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस का, जिससे आपकी मौसम में और माहौल में गर्माइश होती है, जिसकी वजह से फिर एक्सट्रीम आप देखते हैं इंतहा का मौसमियाती पैटर्न। ये माहौल का एक लॉन्ग टर्म चेंज है और इसमें अभी आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप इंटरनेशनल फोरम पे जरूर कहें कि जी जिन ममालिक ने इतना गर्माइश क्रिएट की है वो कमी पैदा करें, लेकिन अभी तक मुझे कुछ कमी ऐसी नजर नहीं आई है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो फ्रंट लाइन पे है, जो ग्राउंड जीरो बन चुका है, सबसे ज्यादा गर्म मुल्क होता है, यहाँ ग्लेशियर मेल्ट भी होती है जी, मानसून भी होते हैं, हर किस्म की तबाहकारी। मसलन ये सारे वो इलाके हैं साहिली जहाँ पिछला बड़ा फ्लड जो था सबसे तेजी में आया था 2022 का, और ये अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए थे। यहाँ रीबिल्डिंग 30 साल लगती है। इनकी जो जमीन है ये आप किसी काश्तकारी के लिए ठीक नहीं है अभी भी। तो ये रीबिल्डिंग रेजिलियंस ट्रैप में पड़ जाती हैं कम्युनिटीज और पूरे मुल्क इसकी जद में आ सकते हैं। ये बात हमें करने की है और आपके तवज्जुह से मैं जरूर कहूंगी कि लोग जब माहौल इस तरह तब्दील होता है और एक्सट्रीम वेदर होता है तो हम तो इस वक्त तो बिल्कुल इमरजेंसी में थे और लोगों को बस समझा रहे हैं कि भाई आप पिकनिक पर ना जाएं। इस वक्त सिंध पुलिस की वीडियोज आई हैं, मैं लोगों को मिन्नतें समाजतें करें, भाई पानी से निकलें, डिजास्टर टूरिज्म में ना फंसें, इस तरह की काम हो रहे हैं। और देखिए हमारे एहलकार इस वक्त बहुत मसरूफ हैं, उनको और काम जरूरी काम करने के, लोगों को मुंतकिल करना है, लोगों को महफूज जगह तक पहुंचाना है। तो ये सारा काम चल रहा है जी, 3 रातों से हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब वापसी का मैं तभी बताऊंगी जब हमें सिंध गवर्नमेंट कुछ क्लियरेंस देगा कि इलाकों में ऐसी हालत है कि लोग वापस जा सकें। कच्चे में तो वैसे भी सूरत हाल मुश्किल होती है जी, नॉर्मल टाइम में भी, समर में, और उमरकोट में भी काफी जो तूफान आए हैं, डस्ट स्टॉर्म, उससे काफी तबाहकारियां हुई हैं। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में आया नहीं है, लेकिन लोग इस वक्त भी तकलीफ में, क्योंकि जब नकल मकानी करते हैं तो वो नेचुरली एक तकलीफ से प्रोसेस होती है, कोई अपनी खुशी से घर छोड़ के तो नहीं जाता। तो ये जरा तकलीफ का बायस लोगों के लिए बना है, लेकिन जानों का ज़िया नहीं हुआ है जी। जी बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शरीर रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर बताइएगा केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है?
دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب انتخابات کیس کو التوا میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو منسلک دیگر درخواستیں تھیں جس میں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز، سپریم کورٹ کا جو نیا قانون تھا نظر ثانی سے متعلق، اس کے خلاف آئینی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس انتخابات کے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ جو نئی قانون سازی کی گئی ہے نظر ثانی سے متعلق اور سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو چینج کیا گیا، کیا یہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں۔ اس میں جو درخواست گزار ہیں وہ اپنی دلائل مکمل کر چکے ہیں اور اب اٹارنی جنرل دوسرے روز بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ نیا قانون کیا یہ رائج کیا جا سکتا ہے یا اس کے اوپر بھی اسٹے آرڈر آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ ہے وہ آج چوتھی سماعت کرے گا اور سپریم کورٹ کا یہ جو بینچ ہے اس میں دن 11:30 بجے اس اہم مقدمے کی سماعت شروع ہوگی جس میں ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کا جو ایکٹ ہے جس قانون کے ذریعے سپریم کورٹ میں جو نظر ثانی کے تمام کیسز ہیں ان کو اپیل کا حق دے دیا گیا ہے۔ اس میں کراچی میں میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخابات کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ حافظ نعیم الرحمان نے نتائج مسترد کرتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کی 56 سال بعد بڑی کامیابی، پہلی مرتبہ کراچی کی میئرشپ حاصل کرنے میں کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کر میئر کراچی اور سلمان عبداللہ مراد ڈپٹی میئر منتخب ہو گئے۔ براڈ بیس جو ایشوز ہیں کراچی شہر کے جس سے بحیثیت شہری ہم سب واقف ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پانی ہے، سیوریج ہے، روڈ انفراسٹرکچر ہے، پبلک پلے گراؤنڈز ہیں، ان تمام ایشوز کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار حافظ نعیم اور ڈپٹی میئر کے امیدوار ڈاکٹر سیف الدین 160 ووٹ حاصل کر سکے۔ حافظ نعیم نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کیا۔ ہم اس پورے عمل کو مسترد کرتے ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ شہر کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، میں الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا ہے۔ اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، ہمیں جانا تو الیکشن کمیشن میں ہی ہے سب سے پہلے، اس لیے کہ یہ قانونی تقاضا ہے، اس کے بعد کورٹ میں جائیں گے۔ ریٹرننگ آفیسر نظر عباس کے مطابق انتخابی عمل میں 334 ارکان حاضر رہے۔ 333 نے شو آف ہینڈز کے ذریعے اپنے امیدوار کے حق میں فیصلہ دیا۔ 32 ارکان انتخابی عمل میں شریک نہیں ہوئے، جس میں 31 کا تعلق پی ٹی آئی اور ایک ٹی ایل پی سے تھا۔ پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی نے اپنی صوبائی اسمبلی کی رکنیت بچانے کے لیے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکنان کامیابی پر خوشی کا اظہار اور نعرے بازی کرتے رہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن آج اسلام آباد میں ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس 2:30 بجے ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز جاوید حسین سے۔ جی جاوید حسین۔ جی دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس آج 2:30 بجے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں ہونے جا رہا ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے جو مرکزی قائدین ہیں اور ساتھ میں جو چاروں صوبوں کے صدور ہیں اور سیکرٹری جنرلز ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو کونسلز کے ممبران ہیں جس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد، تقریباً 1600 سے زائد اراکین یہ بنتے ہیں جو کہ آج اس جنرل کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف جو کہ قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے، جبکہ مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اور اس اجلاس کا مقصد جو ہے وہ انٹرا پارٹی انتخابات ہے، جس میں جو آئندہ کے لیے جو ہے وہ صدر اور دیگر جو عہدیداران ہیں مرکزی، ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور دوسری جانب جو پارٹی کا آئین ہے اس میں بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ ترامیم لانے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے اور قراردادیں منظور کروائی جائیں گی پارٹی کی جانب سے۔ اور اس حوالے سے تمام جو اراکین جنرل کونسل میں موجود ہوں گے ان سے صدر پر اعتماد کی قرارداد منظور کروائی جائے گی اور انہیں پھر آئندہ کا اختیار دیا جائے گا۔ تو آج کی کونسل کا اجلاس چونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی مسلم لیگ نون کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ جمع کروائیں، اس لیے یہ ایک شرط بھی ہے آئندہ کے انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے۔